हेलो बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में नाभिक चैप्टर का लेक्चर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन, इंग्लिश में कहते हैं इसको न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, और साथ में हम लोग जानेंगे लास्ट में कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जो भारी नाभिक का जब निर्माण होता है तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। और ये भी एक नाभिकीय अपक्रिया होती है, जैसा कि नाभिकीय विखंडन में एक नाभिकीय अपक्रिया है, उसी प्रकार नाभिकीय संलयन भी एक नाभिकीय अपक्रिया होती है। और जब संलयन होता है यानी हल्के नाभिक जब आपस में मिल करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो साथ में ऊर्जा भी बाहर निकलती है, इसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है ना। तो चाहे नाभिकीय संलयन हो रहा हो चाहे नाभिकीय विखंडन हो रहा हो, जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है उसको हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है ये भी हम लोग जानेंगे। तो पहले डिफिनीशन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वह नाभिकीय अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं नाभिकीय संलयन कहलाती है। एग्जाम्पल इसके लिख सकते हैं संलयन के कि हल्के नाभिक जुड़कर के भारी नाभिक का निर्माण करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे एग्जाम में। काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है इसकी। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हीलियम का निर्माण अगर हो रहा है, हीलियम एक भारी नाभिक है और हल्के नाभिक कौन से लेंगे हम लोग, ड्यूटेरियम लेते हैं, यानी इसको लोग भारी जल कहते हैं। तो मान लेते हैं जब हीलियम का निर्माण होता है तो दो अभिक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है जरा एक साथ हम लोग देखेंगे। जैसे भारी जल हम लोग लेते हैं H12 और H12, दो भारी नाभिक, यानी हाइड्रोजन के दो भारी नाभिक हैं, भारी हाइड्रोजन हम लोग कहते हैं इसको हम लोग भारी हाइड्रोजन कह सकते हैं या इसको लोग ड्यूटेरियम कहा जाता है। ये जब आपस में मिलते हैं तो मिल करके पहले बनाते हैं ट्राइटियम, ठीक है, और साथ में एक प्रोटॉन भी हमको प्राप्त होता है, तभी एक क्वेश्चन बैलेंस रहती है। ऊपर जितने नंबर लिखे उनका सम, राइट साइड में जो नंबर लिखे हैं उसके सम के बराबर, नीचे जो नंबर लिखे हैं उनका सम, राइट साइड में जो नीचे नंबर लिखे हैं उनका सम बराबर होता है। तो इसको ये बैलेंस रिएक्शन कहलाती है। और साथ में हमको मिलती है ऊर्जा, ऊर्जा लगभग मिलती है इसमें 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम है, जिसको हम लोग कहते हैं भारी हाइड्रोजन। इसी प्रकार से ये भी वैसी है, दो ड्यूटेरियम नाभिक मिलकर के पहले क्या बनाते हैं, ट्राइटियम बनाते हैं। ठीक है, ट्राइटियम बना रहे हैं। और ये प्रोटॉन यानी साधारण हाइड्रोजन हो गया ये। ठीक है, मिलकर के जब मिलते हैं दो ड्यूटेरियम नाभिक मिलते हैं तो पहले ट्राइटियम बनता है, ट्राइटियम के साथ में प्रोटॉन, और उसके बाद 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। चूंकि ये ट्राइटियम एक अस्थायी नाभिक है तो ये क्या करता है, ये जो ट्राइटियम है ये फिर एक ड्यूटेरियम नाभिक के साथ मिलता है और मिल करके एक हीलियम नाभिक बनाता है C4, और साथ में एक न्यूट्रॉन भी हमको प्राप्त होता है इस प्रकार से। समझ आ रहा है ना। इसको बैलेंस आप देख सकते हैं 3 2 5, इधर ऊपर लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में भी 4 1 5, नीचे 2 और यहाँ भी 2 है, इधर 0 है। 2 इसका सम राइट साइड लेफ्ट साइड को सम के बराबर होंगे ऊपर नीचे के। और साथ में एनर्जी हमको प्राप्त होती है 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये नाभिकीय संलयन एग्जांपल आप देख सकते हैं। और भी एग्जांपल है, हाइड्रोजन नाभिक जब जुड़ते हैं तो भी संलयन होता है, हीलियम नाभिक का निर्माण तब भी होता है। सूर्य में जो अपक्रिया हो रही है वो भी नाभिकीय संलयन अपक्रिया होती है। उसमें
हाइड्रोजनों का संयोजन होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बाद में जब हम सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं कि नाभिकीय संलयन में पहले हम ड्यूटेरियम 2 नाभिक मिलेंगे, तो एक ट्राइटियम बनेगा, एक प्रोटॉन बनता है, साथ में 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर जो ट्राइटियम जो बना हुआ है वो फिर एक ड्यूटेरियम के साथ जुड़ता है और जुड़ करके ये स्थायी हीलियम नाभिक बनाता है He42 और साथ में न्यूट्रॉन, उसके बाद प्लस 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि जब तीन ड्यूटेरियम नाभिक हुए, 2 ये और 1 ये, 3 ड्यूटेरियम नाभिक मिल करके एक जब हीलियम नाभिक बनाते हैं तो हमको कुल ऊर्जा कितनी प्राप्त हो गई? 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन पहले प्राप्त हुई, 1706 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाद प्राप्त हुई। टोटल एनर्जी हमारी कितनी प्राप्त हो रही है? 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको ऊर्जा प्राप्त होती है जब तीन ड्यूटेरियम नाभिक मिलकर के हाइड्रोजन जब हीलियम नाभिक बनाते हैं, ठीक है ना। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जब 3 ड्यूटेरियम नाभिक मिल करके एक हीलियम नाभिक बनाते हैं तो हमको 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये ऊर्जा आती कहां से है? तो आने का मतलब ये है कि जब भी नाभिकीय संलयन होता है, हल्के नाभिक जब मिलते हैं तो द्रव्यमान क्षति होती है कि जब जो हल्के नाभिक मिले उनका कुल द्रव्यमान निकाला गया और जुड़ने के बाद जो बड़ा नाभिक बना है उसका नाभिक का भार निकाला गया, तो दोनों को देखा गया कि जुड़ने के बाद क्या होता है, जो भारी नाभिक जो बनते हैं उसका द्रव्यमान कुछ घट जाता है, द्रव्यमान क्षति हो जाती है। और समझ आ रही है? जैसे अगर ये 3 ड्यूटेरियम नाभिक ये जोड़ करके देखा गया कि जब प्राप्त होगा लास्ट में हुआ हीलियम नाभिक और एक न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का सम और हीलियम नाभिक का सम जोड़ा गया तो पाया गया कि वो 3 ड्यूटेरियम नाभिक के भार द्रव्यमान से कम हो गया। इसका मतलब द्रव्यमान क्षति हो गई, और द्रव्यमान क्षति होती है तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ये कहता है कि अगर द्रव्यमान क्षति हो रही है तो वो द्रव्यमान क्षति किसमें बदल जाती है? ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमको वो जो द्रव्यमान क्षति हो रही है वो ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ऊर्जा क्यों निकलती है, उसमें द्रव्यमान क्षति होती है। विखंडन जो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले, विखंडन में भी जो है उसमें भी द्रव्यमान क्षति होती है और द्रव्यमान क्षति के कारण ही ये ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है, ठीक है। यानी नाभिकीय संलयन हो चाहे नाभिकीय विखंडन हो, दोनों में द्रव्यमान क्षति होती है और द्रव्यमान क्षति के कारण ही हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा द्रव्यमान विलुप्त हो गया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऊर्जा में। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से इसको हम लोग कह सकते हैं। और बात आती है इसमें, ऐसा नहीं है कि बस हल्के नाभिक पास में आया मिल गया और भारी नाभिक बन गया, इसमें कठिनाइयां भी बहुत हैं, इतना आसान नहीं नाभिकीय संलयन होना। तभी ये पृथ्वी पर यह क्रिया इतनी आसानी से नहीं हो सकती है। जब नाभिकीय विखंडन पृथ्वी पर संभव है तो ये सूर्य पर ही क्यों होता है, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं इसमें क्या कठिनाइयां आती हैं कि नाभिकीय संलयन इतना आसानी से क्यों नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं, लगा सकते हैं आप, नाभिकीय संलयन में कठिनाइयां। अब कठिनाई क्या आती है देखो, इसको जरा समझ लो पहले, उसके बाद इसकी भाषा में हम लोग लिख लेंगे। कठिनाई ये आती है कि जैसे मान लेते हैं एक नाभिक ये है, एक नाभिक ये, दो एक नाभिक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। और नाभिक पता है कि वो कैसे होते हैं? धनावेशित। सबसे हल्के नाभिक ले लिया, जिसमें मतलब एक ही प्रोटॉन है, दोनों में एक एक प्रोटॉन हो गया, ठीक है ना। समझ आ रहा है? इस प्रकार से ये मान लेते हैं जब जुड़ने के लिए पास पास आए, जब पास पास दोनों आएंगे तो जैसे ये पास पास आते हैं तो इनके जो दोनों पॉजिटिव हैं, दो नाभिक हैं, नाभिक पॉजिटिव होते हैं। जब पॉजिटिव होने के कारण जब पास पास आते हैं तो इनके पीछे प्रतिकर्षण बल काम करने लगता है। ये आते हैं तो इस तरफ हैं, लेकिन इनके प्रतिकर्षण बल कार्य करता है कूलाम के नियम के अनुसार। जैसे जैसे पास आएंगे प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता बढ़ते इतना प्रबल हो जाता है कि जब बहुत पास आ जाते हैं तो ये प्रतिकर्षण बल के कारण ये दूर चले जाते हैं। जैसे पास तो आएंगे, लेकिन जैसे जैसे पास आएंगे तो प्रतिकर्षण बल के कारण ये फिर बाहर दूर चले जाते हैं। ऐसे
कि आपस में मिल नहीं पाते हैं, तो जाने का प्रयास तो करते हैं आपस, आप आपस पास लाएंगे तो पास तो पहुंचेंगे, लेकिन तब प्रतिकर्षण बल होगा कि ये फिर दूर चले जाएंगे। समझ आ रहा है? यानी इसका मतलब है कि हमको बहुत अधिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सकते हैं, बहुत तेजी से इनके पास आए, क्योंकि गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो तब ये और करीब आएंगे, ठीक है ना। और हम इतनी गतिज ऊर्जा दें, इतनी गतिज ऊर्जा दें कि इतने करीब हो जाएं कि इनके बीच जो कार्य करने वाला जो प्रतिकर्षण बल है, ठीक है ना, कौन सा प्रतिकर्षण बल? विद्युत प्रतिकर्षण बल, या आवेशों का जो लगने वाला बल होता है उसको विद्युत बल कहते हैं। तो चूंकि समान आवेशों में लगना है प्रतिकर्षण बल जरूर लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल के बावजूद इतनी पास आ जाए, इतनी ऊर्जा हम दें कि प्रतिकर्षण बल के होने के बावजूद इतने करीब आ जाएं कि नाभिकों के जो न्यूक्लियन है इसके नाभिक के अंदर, ठीक है ना, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो अंदर होते हैं नाभिक के अंदर, न्यूक्लियन कहते हैं, और इतने पास आ जाए कि न्यूक्लियनों के बीच नाभिकीय बल कार्य करने लगे, न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगे। और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो विद्युत बल से बहुत अधिक प्रबल होता है, इस कारण से वो फिर नाभिक आपस में चिपक जाते हैं। यानी आपको इतनी ऊर्जा देनी है पास आने के लिए कि वो इतने पास आ जाए, इतने पास आ जाए कि प्रतिकर्षण बल के बावजूद उसमें एक दूसरे एक नया बल वर्क करने लगता है, इसको हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल एक कौन बल होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, लघु परास बल, बहुत ही प्रबल बल होता है और ये बहुत ही कम दूरी पर काम करता है, न्यूक्लियनों के बीच कार्य करता है, और ये उनकी बहुत कम रेंज होती है, बहुत पास आने पर वर्क करता है। तो इतने पास आएंगे कि जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसके बावजूद इतने करीब आ जाए कि प्रतिकर्षण बल होने के बावजूद उस पर एक कौन सा बल कार्य करने लगे? एक नाभिकीय बल। और नाभिकीय जब कार्य करने लगेगा तो आपस में चिपक जाएंगे और एक चिपक करके फिर एक भारी नाभिक बना देते हैं। इस प्रकार से वो आपस में जुड़ जाएंगे और ये हमारा एक भारी नाभिक प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन अब हमने क्या बताया कि इतना आसान नहीं इनको पास लाना। इनको पास लाने के लिए कितनी गतिज ऊर्जा चाहिए? लगभग 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, तब इतने करीब आते हैं कि नाभिकीय बल कार्य करने लगे, इतने पास आ पाए। भाई थोड़ा सा अगर हम गतिज ऊर्जा देंगे, नहीं कम वेग से पास आएंगे, गतिज ऊर्जा मतलब क्या है? वेग अधिक हो तभी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। कम वेग से पास आए, प्रतिकर्षण बल प्रबल, फिर दूर चले गए, और हमने ज्यादा वेग दिया और कहां पास आ गए, लेकिन प्रतिकर्षण बल प्रबल होने का फिर दूर चले गए, और हमने वेग बढ़ाया तो और करीब आ गए, प्रतिकर्षण बल होने पर फिर दूर चले गए। ऐसे बढ़ाते, अगर वेग बढ़ाते चले जाए तो एक समय ऐसा है इतने करीब हो जाएंगे कि प्रतिकर्षण बल के बावजूद इसमें एक नया बल वर्क कार्य करने लगेगा, नया बल कार्य करने लगेगा, इसको हम नाभिकीय बल कहते हैं। उसके कारण फिर ये नाभिक आपस में चिपक करके एक भारी नाभिक बना देते हैं, नाभिक आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये नाभिकीय संलयन हो गया। अब इतनी ऊर्जा चाहिए पास आने के लिए, नाभिकीय बल वर्क करने के इतनी गतिज ऊर्जा लगभग होनी चाहिए। तो गतिज ऊर्जा इन गैस, भाई हाइड्रोजन ये नाभिक होते हैं, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो गैस होती है उसके अणुओं को गतिज ऊर्जा देने के लिए हम कोई वेग नहीं देते हैं, उनको क्या देते हैं हम लोग? टेम्परेचर। टेम्परेचर देंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जैसा हम लोग 11th क्लास में पढ़ा है, अणुगत सिद्धांत है, गैसों का अणुगत सिद्धांत। तो गैसों का अणुगत जो सिद्धांत होता है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 3/2 kT, ये पढ़ा है 3/2। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी? अणुओं की गतिज ऊर्जा है, गैस के अणु गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्या है? गैस है, तो गैस के अणु गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 3/2 kT। ये जहां क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये होता है बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक। और T है टेम्परेचर है, इसको केल्विन में मेजर किया गया, परम ताप है। यानी टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यानी अगर हाइड्रोजन परमाणुओं के, हाइड्रोजन अणुओं की गतिज ऊर्जा अगर बढ़ानी है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो इसके अलावा अगर हमको इतनी गतिज ऊर्जा अगर करना है तो इस गतिज ऊर्जा के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए,
तो ये कैलकुलेट किया गया है, तो ये निकल करके आता है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लगभग 10 की घात 8 केल्विन, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। और इतना टेम्परेचर होगा तभी गतिज ऊर्जा इतनी आएगी, और इतनी गतिज ऊर्जा आएगी तभी वो आपस में जुड़ करके भारी नाभिक बनाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं? मतलब इस तरीके से आपको समझना है कि क्या कठिनाइयां आएंगी, तो इसको हम लोग भाषा के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और गतिज ऊर्जा अगर बढ़ानी है तो हम वेग नहीं बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर। ये ग्रेसो-कार्लगस सिद्धांत के अनुसार फार्मूला है, गतिज ऊर्जा बराबर 3/2 kT। K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T है परमताप। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उतने पास आएंगे, जितना ज्यादा पास आएंगे, प्रतिकर्षण बल के होने के बावजूद भी वो नाभिकीय बल द्वारा बन जाते हैं पास आने पर। तो उसके लिए लगभग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 की घात 8, 10 की घात 8 केल्विन टेम्परेचर होगा, तो गतिज ऊर्जा लगभग इतनी होगी, इतनी अगर होगी तो इतने पास आ जाएंगे हल्के नाभिक यानी हाइड्रोजन के नाभिक, कि वो आपस में बंध जाएंगे। कौन से बल से, नाभिकीय बलों द्वारा आपस में बंध जाते हैं। और जब नाभिकीय जाते हैं, प्रकृति में 4 जो मूल बल होते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रबल बल होता है नाभिकीय बल, और वो बहुत ही कम दूरी पर काम करता है। ज्यादा दूरी हो जाएगी तो वो नाभिकीय बल शून्य हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसमें इसकी भाषा हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, नाभिकीय संलयन की क्रिया साधारण ताप व दाब पर नहीं होती। मतलब इसमें ये नाभिकीय विखंडन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साधारण ताप और दाब पर हो जाता है, केवल भारी नाभ का न्यूट्रॉनों को बमबारी करो तो हल्के नाभ टूट जाता है। पर नाभिकीय संलयन ऐसा नहीं है कि साधारण ताप पर दो नाभिक आपस में मिल करके जुड़ जाएं और भारी नाभिक का निर्माण करें, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आगे हमको रीजन जानना है। क्योंकि जब संलयित होने के लिए धनावेशित नाभिक एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके बीच प्रबल वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। बताया हमने कि नाभिक कैसे होते हैं, धनावेशित। जब धनावेश पास आए कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध संलयित होने के लिए बहुत अधिक गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो जब हम आपस में जोड़ना है तो इसका बहुत अधिक गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी वो पास आएंगे, नहीं तो प्रतिकर्षण बल के कारण फिर दूर चले जाएंगे। और गतिज ऊर्जा कितनी देनी पड़ेगी, लगभग 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब चूंकि इतनी गतिज ऊर्जा देनी है तो वेग हम नहीं देते हैं, क्या देते हैं, टेम्परेचर। क्योंकि गैसों का सिद्धांत क्या कहता है, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है, उसका फार्मूला भी हमने बताया 3/2 kT। अगर गतिज ऊर्जा गैसों के अणु को देनी है तो क्या देना पड़ता है उसको, टेम्परेचर। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो इसका मतलब अगर इतनी गतिज ऊर्जा देनी है 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा हमको, 10 की घात 8 केल्विन के बराबर, इतना लगभग टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब है, तभी से लिखा है साधारण ताप पर क्रिया नहीं होती, ये ताप बहुत ज्यादा होता है। और ये ताप इतना ज्यादा होता है, ये साधारणतया पृथ्वी पर इतना टेम्परेचर प्राप्त नहीं हो सकता है। या तो पृथ्वी पर अगर प्राप्त होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पहले नाभिकीय विखंडन करना पड़ेगा, तब हमको इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी, तब टेम्परेचर इतना हो सकता है या हो जाता है। और या तो फिर सूर्य पर होती इतना टेम्परेचर प्राप्त होता है, तभी ये जो नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है वो पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं है। साधारण टेम्परेचर पर ये सूर्य पर ही होती है, क्योंकि सूर्य पर बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, लगभग 10 की घात 8 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है सूर्य पर। तो वहां पर हल्के नाभिक जुड़ करके भारी नाभिक का निर्माण करते रहते हैं। हल्के नाभिक जो जुड़ते हैं यानी हाइड्रोजन नाभिक को हीलियम का निर्माण करते हैं, जिसके कारण उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, वही ऊर्जा हमको मिलती है सौर ऊर्जा के रूप में। तो इस प्रकार से हम लोग इस भाषा को लिख सकते हैं कि क्या कठिनाइयां हैं इसमें और उन कठिनाइयों को किस प्रकार से दूर किया जाएगा। तो दूर करने का तरीका इसमें यही, कठिनाइयों को दूर करने का कोई तरीका नहीं है, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और दाब भी बढ़ाना पड़ेगा। और दाब और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, पृथ्वी पर जब क्रिया करानी है तो पहले जिस जगह ये संलयन करना है तो वहां पर विस्फोट करना पड़ेगा, कौन से, नाभिकीय विखंडन का। और नाभिकीय विखंडन का जब विस्फोट होगा तो वहां पर टेम्परेचर जब इतना पहुंच जाएगा तो वहां आसपास जो हल्के नाभिक होंगे वो जुड़ करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जैसा कि
हाइड्रोजन बम में होता है। हाइड्रोजन बम में यही क्रिया होती है कि हाइड्रोजन के नाभिक क्या होते हैं, पहले बीच में यहाँ जो यूरेनियम भर करके इसका विस्फोट कराते हैं, यूरेनियम 235 92। जब ये विस्फोट जब होता है तो इसके चारों ओर ये हल्के नाभिक होते हैं हाइड्रोजन, और फिर ये जब टेम्परेचर, जब ये विस्फोट होगा तो टेम्परेचर 10 की घात लगभग 8 केल्विन जब पहुंच जाएगा, तब ये जो हल्के नाभिक जो चारों तरफ होते हैं वो फिर आपस में मिलना शुरू होते हैं, तो फिर और अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन बम इसलिए खतरनाक होता है, पहले तो वहां पर नाभिक विखंडन हुआ, वहां पर बहुत अधिक ऊर्जा मिली, और उसके बाद फिर संलयन शुरू हो गया, नाभिक संलयन शुरू हो गया तो और अधिक ऊर्जा हमको संलयन से प्राप्त होने लगी, तो बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिक विखंडन, ये नाभिक संलयन जो है नाभिक विखंडन से बहुत खतरनाक होता है। और ये जो क्रिया होती है हाइड्रोजन बम में कराई जाती है। हाइड्रोजन इसलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है, लेकिन संलयन कैसे होता है, पहले उसके बीच में ये जो कोर होती है उसमें पहले हम नाभिक विखंडन करते हैं, नाभिक विखंडन करने के बाद इसके चारों ओर ऐसा हम इस हल्के नाभिकों को सेट करते हैं कि जब विस्फोट होगा तो फिर ये टेम्परेचर जब इतना हो जाएगा तो आपस में संलयित होने लगते हैं, और संलयित होकर के फिर एनर्जी रिलीज करते हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है, बहुत अधिक होती है। विखंडन के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है, संलयन का ऊर्जा तो बहुत अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसका यूज, जो हाइड्रोजन बम होता है, इसका यूज कोई लाभदायक कार्यों में नहीं, केवल विनाश के रूप में हो सकता है। ठीक है ना। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम में जो क्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन की होती है। तो इस बात को हम, जो कठिनाई क्या आती है उसको उस कठिनाई का सामना हम लोग कैसे करते हैं, वो हम लोग नाभिकीय संलयन में इस प्रकार से समझ सकते हैं। और यही इस समस्या को दूर करने के लिए ही कहा जाता है, कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि नाभिकीय संलयन ये सूर्य पर ही क्यों होती है। तो उसका सूर्य पर इसलिए होती है कि वहां नाभिकीय संलयन में बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, वो साधारणतया पृथ्वी पर प्राप्त नहीं होता। इस कारण से ये नाभिकीय संलयन की क्रिया सूर्य पर ही होती है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग करते हैं कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है, ये भी एग्जाम में और एग्जाम पूछा जाता है। तो अगले दिन लगाएंगे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर। नोट कर लीजिए इसको। लगाएंगे नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में अंतर। तो अंतर अगर पढ़ना है तो हम लोग बीच में लाइन खींच करके अंतर हम लोग जानेंगे। एक तरफ लिख लेते हैं नाभिकीय विखंडन और एक तरफ लिख लेते हैं नाभिकीय संलयन। इस तरफ लिख लेते हैं हम लोग नाभिकीय विखंडन, इधर लिख लेते हैं नाभिकीय संलयन। तो इसमें हम लोग नंबर 1 में लिखेंगे। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इस क्रिया में एक भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो होता है नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक जो है वो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक प्राप्त होते हैं। और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस क्रिया में हल्के नाभिक
हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। ये तो पहला अंतर हो गया। इसमें भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूट जाता है। नाभिक संलयन में क्या होता है कि हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। दूसरा अंतर आप लिख सकते हैं, ये क्रिया का मतलब कौन सी क्रिया है? नाभिकीय विखंडन। यह क्रिया साधारण ताप पर होती है। इसके लिए टेम्परेचर घटाने बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, जैसा टेम्परेचर है उस वही पर यह क्रिया संभव है। यह क्रिया साधारण ताप पर होती है। इसमें लिख सकते हैं कि यह क्रिया बताया हमने इसे कहां पर होती है? यह क्रिया उच्च ताप पर होती। ये जो नाभिकीय संलयन क्रिया है वो साधारण ताप पर नहीं होती, कहां पर होती है? उच्च ताप पर होती है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, नाभिकीय जो विखंडन की क्रिया को हम लोग नियंत्रक या मंदक के द्वारा हम लोग उसको नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है ना? इसका मतलब कह सकते हैं ये क्रिया या इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिख सकते हैं, कहां पर नियंत्रित प्रक्रिया कराई जाती है? नाभिकीय रिएक्टर। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ा है। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर में ये क्रिया होती है, ठीक है ना? हाइड्रोजन बम में भी ये नाभिकीय विखंडन होता है, पर वो अनियंत्रित होती है, ठीक है ना? और जबकि संलयन जो होता है, यह क्रिया अनियंत्रित होती है। अनियंत्रित मतलब इसको हम किसी तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाए अभी तक। आगे कर ले अलग बात है, पर अभी तक नाभिकीय संलयन का क्रिया को हम नियंत्रित, एक बार क्रिया शुरू अगर हो गई, टेम्परेचर उसको मिल गया इतना संलयन होने के लिए, तो संलयन शुरू हो गई तो फिर हम उसको रोक नहीं सकते, यानी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्रिया ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे एग्जांपल का ऊपर एग्जांपल अगर लिखना है कि ये कहां पर होती है क्रिया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में ये क्रिया होती है। ये एटम बम में भी ये क्रिया होती है नाभिकीय विखंडन की, लेकिन उसको हम लोग एटम बम वाले जो नाभिकीय विखंडन होता है उसको हम लोग अनियंत्रित अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना? और नियंत्रित अपक्रिया जो होती है वो कहां पर होती है? नाभिकीय रिएक्टर में। तो आप सिंपली ये जानना है कि मतलब आपको नाभिकीय विखंडन को हम नियंत्रित भी कर सकते हैं और नियंत्रित नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। परमाणु बम जो होता है उसमें अनियंत्रित अपक्रिया होती है, और जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें नियंत्रित श्रृंखला क्रिया होती है। और जबकि संलयन को हम नियंत्रित करने की तो बात ही नहीं आती, हमेशा वो अनियंत्रित रहता है, उसको कंट्रोल करने का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, ठीक है? तो ये अंतर आप एग्जाम लिख सकते हैं अगर आता है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है, ठीक है? तो इस प्रकार से नोट कर लीजिए। आज क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।